Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the solution of first assignment of course code MTH 102. First of all, we will discussing the first question. In the first question, we have given two functions f of x and g of x, and we want to calculate the value for f of g and g of f. तो जो चीज़ गिवन है हमने सबसे पहले वो लिख ली है। वो हमारे पास क्या है जी कि f ऑफ x की वैल्यू है x-2 और g ऑफ x की वैल्यू है x³ + 2। f ऑफ g जब आपने कैलकुलेट करना होता है तो उसका ये मतलब होता है कि f के फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने g ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो f में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम g ऑफ x जब रिप्लेस करेंगे तो ये इस x की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, g ऑफ x -2 आ गया। ठीक है जी, x की जगह पे हमने g ऑफ x रिप्लेस करना है। अब g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x³ + 2। तो वो हम सब्सिट्यूट कर देंगे g ऑफ x की जगह पे x³ + 2 और -2 कैंसिल विद ईच अदर, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया x³। अब g ऑफ f पे जब जाएंगे तो उसका ये क्या मतलब है कि g के फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ आपने f ऑफ x रिप्लेस करना है। तो हमारे पास g ऑफ x का फंक्शन क्या था, x³ + 2। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, g ऑफ x f ऑफ x ना, g ऑफ x की जगह पे हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ f ऑफ x रिप्लेस करना है। तो x की जगह पे आ गया f ऑफ x का क्यूब + 2। अब f ऑफ x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, x-2, तो वो हमने रिप्लेस कर दी। अब ये हमारे पास डायरेक्टली तो क्यूब ओपन नहीं हो सकता बिकॉज हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक x है और एक 2 है। तो हमारे पास फार्मूला होता है a - b होल क्यूब का, डैट इज़ a³ - 3a² b + 3ab² - b³। तो उस फार्मूले से हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे a जो है वो हमारे पास x है और b जो है वो हमारे पास 2 है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ फार्मूले में ना, जहाँ जहाँ a है वहाँ हम x रिप्लेस करेंगे और जहाँ b है वहाँ पे हम 2 रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x³ - 3x² × 2 + 3x² - 2 का क्यूब, और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब x का क्यूब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ आ गया। x का स्क्वायर आ गया, ये 3 × 2 = 6, 6x² आ गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 3 = 12, तो ये 12x आ गया। और -2 का क्यूब था, तो 2 का क्यूब जब हम लेंगे तो 2 का क्यूब 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो -8 आ गया +2। अब बाकी तो वेरिएबल सबके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कोई सेम टर्म नहीं है कि हम प्लस माइनस कर सकें। यहाँ पे ये दोनों कॉन्स्टेंट्स थे तो 8 + माइनस होगा, 8 में से 2 जाए 6 होता है, और क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस था इसलिए आंसर में भी हमारे पास माइनस आया। तो इस तरीके से हमने g ऑफ f कैलकुलेट कर लिया। Now we are moving to for the solution of question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और उसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स के दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्टली a इन्वर्स = जॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a कर लें, और दूसरा ये होता है कि रो या कॉलम ऑपरेशन से आप वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आप सिंपल मेथड लिया है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में भी, तो ये बहुत सिंपल है, मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। a इन्वर्स = जॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है, आसानी से हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a कैलकुलेट हो सकता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a हम कैलकुलेट करेंगे। वैसे ही आपने मेथड जो है उस फर्स्ट ईयर में मेन पढ़ा है, जॉइंट ऑफ a का 3/3 का मैट्रिक में नहीं है। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ a जब हम कैलकुलेट करें 3/3 मैट्रिक्स का, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि ये जो 2 है फर्स्ट एंट्री ये एज इट इज़ आती है। उसके बाद क्या होता है कि फ़र्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो जाते हैं और यहाँ से आ जाएगा 1 2 -2 1। इस तरीके से अगली एंट्री के साथ माइनस आता है और नंबर वो और पोजीशन पे है, इस वजह से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, इस वजह से यहाँ पे -1 आएगा। और इसमें क्या होता है कि सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो एलिमिनेट होते हैं, तो बच क्या गया 1 1 -2 1। इस तरीके से लास्ट एंट्री क्या है +1, वो हमने डाल दी और उसमें हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास थर्ड कॉलम एलिमिनेट होता है फर्स्ट रो, तो 1 1 और 1 2 आ गया। अब हमने डिटरमिनेंट लेना था, डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई हुई -9, नॉन डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई हुई, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया इसका 5 से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। इस तरीके से इधर भी हमने डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई की माइनस नॉन डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास आ गया 1 + 2 दैट इज़ 3। और इधर डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई की, 2 1 2 -1, 2 में से 1 गया तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। अब ये 10 में मैंने पहले ऐड कर लिया, 10 में 1 ऐड किया 11, 11 में से 3 जाएँ तो 8। डिटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास आ गया 8, नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है अब एडजॉइंट ऑफ a हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a में हमारे पास 3/3 के लिए ज़रूरत है, 2/2 का तो आप डायरेक्टली निकाल लेते हैं, डायगोनल की एंट्री चेंज की, नॉन डायगोनल के साइन चेंज किए। बट यहाँ पे जो है यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स है, तो हमने को फैक्टर्स लेने हैं गिवन मैट्रिक्स ए के।
कोफैक्टर्स लेंगे, कोफैक्टर्स लेने के बाद उनका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। अब कोफैक्टर्स कैसे लेंगे वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या होता है कि A11 A12 A13, ठीक है जी। और इसी तरीके से जब हम सेकेंड रो पे आते हैं तो A21 A22 A23 आता है। A31 थर्ड पे जब आते हैं तो A31 A32 और A33। इसी तरीके से जब हम ये कैलकुलेट करेंगे सेम जैसे हमने कैलकुलेट किए हैं डिटर्मिनेंट गिवन मैट्रिक्स का, तो A11 का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो जाएंगे और ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। आप देखें ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट किया तो ये मैट्रिक्स आ गई, उसी तरीके से है जैसे हमने पहले भी किया। तो ये हमारे पास 5 आ गया। 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो ये -3 आ गया हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास अगला जो है, क्योंकि ये 7 एंट्रीज़ भी है ना, -1 पावर 1 + 2 था तो वो 3 आ गया। -1 की पावर जब ऑड होती है तो -1 आंसर आता है। -1 की पावर इवन थी ये 2 तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा, हर एक में जब भी -1 की पावर इवन आएगी तो आंसर विल बी 1, जब -1 की पावर ऑड आएगी तो आंसर विल बी -1। ये -1 की पावर अगली 4 है, इवन पावर है तो इसलिए +1 आंसर आ जाएगा। 1 3 का मतलब है फर्स्ट और थर्ड कॉलम एलिमिनेट होंगे तो ये हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी। रो को डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, -9 डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, आंसर विल बी 1। A21 का क्या मतलब है जी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट होगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 2 1। तो इस तरीके से हमने डायगोनल के एंट्रीज मल्टीप्लाई की, -9 डायगोनल के एंट्रीज मल्टीप्लाई की, आंसर हमारे पास आ गया ये 1, ठीक है जी। इस तरीके से ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 1 आ गया। A22 में सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट किया हमने तो डायगोनल के एंट्रीज मल्टीप्लाई की, -9 डायगोनल के एंट्रीज मल्टीप्लाई की, हमारे पास आंसर 1 आ गया। A23 में हमारे पास -1 की पावर 5 है, 2 + 3 5। डायगोनल के मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट हुए तो 2 1 1 2 आ गया। डायगोनल के एंट्रीज मल्टीप्लाई की, -9 डायगोनल के एंट्रीज मल्टीप्लाई की, आंसर विल बी -3। A31 में भी -1 पावर 3 + 1 था, मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हुआ है तो हमारे पास क्या आंसर आ गया -3। 3 2 में थर्ड रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट हुआ है तो हमारे पास ये एंट्रीज आई हैं 2 1 1 -2 और इसमें हमारे पास आंसर आ गया 5। दोनों माइनस के थे, माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 3 में थर्ड रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट हुआ है तो हमारे पास आंसर विल बी 1। अब हम सारी की सारी वैल्यूज क्वेश्चन 2 में पुट करेंगे। क्वेश्चन 2 हमारी कौन सी थी, ये वाली थी को फैक्टर्स वाली। इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनका ट्रांसपोज लेंगे। तो ये हमने वैल्यूज़ सारी पुट कर ली, इसके बाद इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज क्या होता है जी, रो को हम उठा के कॉलम बना देते हैं। तो हम इंटरचेंजिंग रोज इंटू कॉलम्स और कॉलम्स इंटू रोज, तो हम एक ही बात ज़हन में रखते हैं, एक चीज़ ज़हन में रख लें कि रो को उठा के हमने कॉलम बना देने हैं या कॉलम को उठा के रो बना दें, बात एक ही है। बट एक चीज़ अगर ज़हन में होगी तो वो जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, गलती की गुंजाइश कम होती है। रो को हमने कॉलम बनाया है, तमाम रोज़ को मैंने उठा के कॉलम बना दिया है, ठीक है जी। इंटरचेंजिंग रोज इंटू कॉलम्स, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम सारी सारी वैल्यूज़ गिवन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जो कि थी हमारे पास, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, A इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की तमाम वैल्यूज़ पुट की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 8 आया हुआ था, 8 को हमने तमाम एंट्रीज़ के नीचे डिवाइड कर दिया है तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इन्वर्स आ गया, डेट इज़ 5/8 1/8 -3/8। सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री है -3/8, फिर 1/8 5/8 एंड द लास्ट एंट्री इज़ 1/8 -3/8 एंड 1/8. So that is our required solution for the question number 2, the inverse of given matrix A.